जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की खास बात उससे पूछना जिसने मेरी सारी क्लासें देखी हैं और अगर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो वो आपको बताएगा कि इस प्रैक्टिस सेट से कितने सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एक दिन एक शिफ्ट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इन सेटों से है। जो भी हमने पुरानी क्लासें, आज मात्र 36 क्लासें हुई हैं, इन्हीं 36 क्लास से बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हमने बिल्कुल SSC GD के लिए डिज़ाइन किया है। तो अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से एक प्रश्न में कम से कम 4 प्रश्न क्लियर होंगे आपके। पूछ रहे हैं इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 की प्लासी की लड़ाई में हराया था, या 1760 के बांडीवास की लड़ाई में हराया था, या 1761 के पानीपत के तीसरी लड़ाई में, या फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में। तो आपको हम बता दें कि अंग्रेज़ों के और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई किसके, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बेटा रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ध्यान रखना। बाकी 1760 का जो बांडीवास का युद्ध हुआ था, ये हुआ था बेटा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1761 का जो पानीपत का युद्ध था, तीसरी लड़ाई थी पानीपत की, ये आपको पता है। एक तरफ थे मराठा थे और दूसरी तरफ कौन था, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और बक्सर के युद्ध में आप जानते हैं, बक्सर का ही युद्ध ऐसा युद्ध था जिससे ये निश्चित हो गया था कि अब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होगा। तो एक तरफ बक्सर के युद्ध में कौन थे बेटा, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ भारत की 3 बड़ी शक्तियाँ कौन कौन सी। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, यहाँ पे सिराजुद्दौला है, यहाँ पे है शुजाउद्दौला। और कौन था इसके साथ, इनके साथ थे शुजाउद्दौला थे, इसके अलावा इनके साथ थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। और कौन था, और था बंगाल का नवाब मीर कासिम। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीर कासिम, इन तीनों ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें इन तीनों, भारत की जो 3 बड़ी शक्तियां थी, इनको पराजित करके ये साबित कर दिया कि अब आने वाले समय में भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रश्न था, काफ़ी क्लियर हुए फैक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, ध्यान देना बेटा, धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी। धातु की कला पर जो रंगीन तामचीनी होती है और जटिल नक्काशी होती है, इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, या वाराणसी, मुरादाबाद, या खुर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा मुरादाबाद। धातु कला की बात हो रही है तो धातु कला में सबसे प्रसिद्ध कौन है बेटा, मुरादाबाद। और यहाँ पे किस धातु पे होती है कला, पीतल पर, इसीलिए मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल की नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, ये प्रसिद्ध है चिकन कढ़ाई के लिए।
चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई क्या होती है बेटा? कपड़े पर जो धागे से जो डिजाइन बनाई जाती है उसे चिकन कढ़ाई कहते हैं। बाकी वाराणसी ये विश्व भर में प्रसिद्ध है अपनी साड़ी के लिए बेटा, है ना, विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ वाराणसी में। और खुर्जा, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? तो ध्यान रखना ये है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है खुर्जा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद भी है यहाँ का ये। अगला प्रश्न, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर, 1908 में ध्यान रखना किसको? बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा हुई थी। तो बताना है कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मतलब 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था या उनको जेल की सजा दी थी, तो कहाँ के मजदूरों ने हड़ताल की थी? तो बताना है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तिलक कहाँ पे ज़्यादा सक्रिय थे? मुंबई में। मुंबई के मजदूरों ने जब हड़ताल की तो यहीं पर एक अंग्रेज थे जिनका नाम था वैलेंटाइन्स रोल। इन्होंने तिलक को क्या कहा था? अशांति का जनक। जब मजदूरों ने हड़ताल की तो तिलक को यहीं पे वैलेंटाइन्स रोल ने बोला ये अशांति के जनक हैं, अशांति के जनक बोला था। ठीक है, इसी हड़ताल की वजह से, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी हड़ताल की वजह से। अगला प्रश्न, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। आपको पता होगा अब वर्तमान में नाबालिग बच्चों से काम करवाना जो मतलब अपराध है, लेकिन पहली बार ये नियम, बच्चों से संबंधित नियम कब बनाए गए थे? तो पहली बार बेटा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 किसके तहत बनाए गए थे? 1881 के तहत। ये पहला था, ये पहला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या नियम बनाए गए थे, क्या किया गया था? इसमें एक तो ये किया गया था न्यूनतम उम्र निर्धारित करी गई थी कि पहले कोई निर्धारित उम्र नहीं थी। कोई भी बच्चा छोटा भी हो, चाहे जितना छोटा हो, कितने भी समय तक, कितना भी कम उम्र का बच्चा कितने भी समय तक मजदूरी या काम कर सकता था। लेकिन पहली बार जब 1881 में भारतीय कारखाना अधिनियम आया तो उसमें न्यूनतम 9 वर्ष निर्धारित की गई थी कि 9 वर्ष से अगर कम है बच्चे की उम्र तो वो किसी भी कारखाने में या कहीं भी काम नहीं उससे कराया जाएगा। और एक साथ एक काम और हुआ था, एक फिक्स टाइम भी किया गया था, न्यूनतम 9 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। ये दो चीज़ें ऐड करी गई थी, एक तो 9 घंटे का समय और न्यूनतम उम्र 9 वर्ष की गई थी, न्यूनतम उम्र, ये दो चीज़ें करी गई थी। ये पहले में। फिर इसके बाद आया था बेटा कारखाना अधिनियम 1891, ये वाला कारखाना अधिनियम 1891, ये था बेटा दूसरा। इसके लिए भी प्रश्न बनता है कि दूसरे कारखाने अधिनियम के तहत क्या व्यवस्था की गई थी या क्या जोड़ा गया था इसमें? तो दूसरे कारखाने अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश, पहली बार साप्ताहिक अवकाश, जैसे संडे का अवकाश होता है तो पहली बार साप्ताहिक अवकाश देना शुरू हुआ। पहले तो सप्ताह के 7 दिन काम करना पड़ता था, लेकिन कारखाना अधिनियम 1891 के तहत साप्ताहिक अवकाश भी देना शुरू हुआ। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो बेटा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी बेटा? स्थापना हुई थी 1936 में। और कहाँ पे हुई थी बेटा इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में। किसने की थी? एक प्रश्न ये बनता है, कहाँ पर हुई, कब हुई, किसने की? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। सहजानंद सरस्वती, ये भी ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। अपने क्रम से बताना है कि कौन सी डेट
कब हुई? तो इसमें से सन्यासी और फकीर विप्लव, विप्लव या विद्रोह कहो एक ही बात है। तो सन्यासी और फकीर विद्रोह, संताल विद्रोह, नील विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह ये कब हुआ था बेटा? सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 ईस्वी में। ये कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। बाकी संथाल विद्रोह ये कब हुआ था बेटा? ये हुआ था 1855 ईस्वी में। ठीक है। नील विद्रोह हुआ था 1859 वर्ष में। ठीक है, 1859 में। और बिरसा यानी कि मुंडा विद्रोह हुआ था बेटा 1899 में। ये तीन चारों की डेट है। अब क्रम से देख लीजिए कौन सा आएगा पहले, 1 2 3 4, यही है क्रम। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। इनकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कीटम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? झांसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा। देखिए ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। ठीक है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, ये भी पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। 1-2 प्रश्न हमने यूपी स्पेशल के भी डाले हैं। तो कीटम झील और सुर सरोवर आप सबको पता होगा, ये है आगरा में भी पूछा जाए तो सिकंदरा के पास, सिकंदरा के पास में। ठीक है, सिकंदरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और ये सुर सरोवर पक्षी विहार है ना, इसको पक्षी विहार कब घोषित किया गया था? इसको 1991 में घोषित किया गया था, इसको भी ध्यान रखना। और ये कहाँ है? आगरा में, सिकंदरा के पास। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे है बेटा? कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? जो विजयवाड़ा शहर है बेटा ये कृष्णा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से निकलती है, बाद में ये आंध्र प्रदेश जाती है। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर यही कृष्णा नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में भी पूछा जाता है ये कहाँ से निकलती है, तो बताना आप महाबलेश्वर से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर एक बांध पूछा जाता है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अजरबैजान जो कि सोवियत संघ का एक हिस्सा था, अजरबैजान आप सबको पता होगा सोवियत संघ का हिस्सा था। इसकी राजधानी बतानी है। उलान बतौर ये किसकी राजधानी है बताइए? ये तो बेटा मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया, ये किसकी राजधानी है? मंगोलिया की। कीव सबको पता होगा, ये है यूक्रेन की राजधानी। बाकू अजरबैजान की राजधानी क्या है बेटा? बाकू। ये प्रश्न का हमारा सही जवाब है। ताशकंद कहाँ की राजधानी है बताइए? ये आप कमेंट में बताएंगे। ताशकंद कहाँ की राजधानी है बताएंगे ना? ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की पंचायती राज प्रणाली को वर्ष, भारतीय संविधान की पंचायती राज प्रणाली को वर्ष किस वर्ष में संशोधन किया गया था और औपचारिक रूप कब दिया गया था, ये बताना है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये प्रश्न आपको पता होगा, पीटी में पूछा गया है ना, पैट की परीक्षा में अभी पूछा गया है। हूबहू ऐसे ही पूछा था, उसमें पूछा था कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो बता दें आपको, जो पंचायती राज प्रणाली है ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, ध्यान रखना। और उसमें 74वां भी पूछा गया था। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और उसको भी 1992 में ही किया गया था संविधान संशोधन। अब बताना है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं है। आप समझिए, यहाँ भारत में इतनी सारी नदियाँ हैं और नदियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी तरह जब भारत में नदियों की कल्पना नहीं की जा सकती, एक तरफ वो देश है कि जिसमें एक भी नदी नहीं है, और वो दुनिया का
विकसित देश है, बहुत अच्छा देश है, बहुत विकसित देश है, वहाँ पे बिल्डिंगें आसमान छूती हुई बिल्डिंगें हैं। ऐसा कौन सा देश है बताइए जिसमें एक भी नदी नहीं है? तो उस देश का नाम है बेटा सऊदी अरब। सऊदी अरब। और अपने आप में सऊदी अरब बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर देश है ना, जबकि यहाँ पे पानी भी खरीदना पड़ता है। अगला प्रश्न, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। जो कुंभ मेला है बताना है ये कब लगता है, 11वें वर्ष और छठे वर्ष, यानी कि कुंभ मेला 11वें वर्ष और अर्ध कुंभ छठे वर्ष, या 10वें 5वें, 8वें चौथे, या छठे तीसरे, 12वें, सॉरी ये 12वां लिखा है, 12वें और छठे। तो यही प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। जो कुंभ मेला है वो लगता है 12 वर्ष में एक बार, और अर्ध कुंभ मेला लगता है बेटा 6 वर्ष में एक बार। ध्यान रखना, अर्ध कुंभ और कुंभ एक स्थान पर, जैसे अगर प्रयागराज में अगर कुंभ का मेला आयोजित हुआ कुंभ, तो वो 12 साल बाद लगेगा, ठीक है, 12 साल बाद लगेगा। और अर्ध कुंभ हर छठे वर्ष लगता है, 6 वर्ष बाद लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? देखिए गमछा जो है ना, गमछा होता क्या है, गमछा मतलब तौलिया समझ लीजिए आप। तौलिया पे लाल किनारी होती हैं इसमें, है ना, लाल कलर की पट्टी होती हैं जिसको गमछा कहते हैं। ये है असम का सांस्कृतिक प्रतीक, असम का सांस्कृतिक प्रतीक है। अगर कोई अतिथि आता है असम में तो गमछा और सुपारी देकर उसका स्वागत किया जाता है। ये प्रश्न भी लगातार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिस सेट में रखा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? ये भी अच्छी पुस्तक पूछी जाती है, ये तो पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं हर प्रैक्टिस सेट में। कौन है भाई बताइए? BS नायपाल है, नीरज सिंह चौधरी है, खुशबंद सिंह है, या सलमान रुश्दी है? आप बताएंगे। ए पैसेज टू इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक हैं बेटा नीरज सिंह चौधरी। कौन है? नीरज सिंह चौधरी, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसको हम क्या कहते हैं? शांत घाटी भी कहते हैं, शांत घाटी। शांत घाटी बताना है ये कहाँ है, शांत घाटी कहाँ है ये बताइए आप। शांत घाटी भी कहा जाता है जिसको, केरल में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या पश्चिम बंगाल में? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा केरल। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। एक और पूछा जाता है घाटी में जो कि उत्तराखंड में, उसको क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए, किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री का पुलिस पदक है ना, प्रधानमंत्री का पुलिस पदक दिया जाता है, आप सबको पता होगा, ये किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा दिया जाता है, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है, इसको आप छाप लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार परीक्षा में पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री का जो पुलिस पुरस्कार है ये उन पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हों या जीवन रक्षा संबंधित कार्य किए हों, उनको दिया जाता है, और ये गृह मंत्रालय देता है। कौन देता है बेटा? ये गृह मंत्रालय देता है इस पुरस्कार। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो जो MC मैरी कॉम है ना बेटा, इनका बताना है बुक कौन सी है। इन्होंने 8 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, आप सबको पता है, 8 बार जीती है, ठीक है, 8 बार ये विश्व चैंपियनशिप जीती हैं। इनकी आत्मकथा है, कौन सी है बताना है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, या इनपरफेक्ट। तो आपको बताना है इनकी जो आत्मकथा है बेटा, इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। आप इनमें से देखिए, इनमें से आपको बताना है जो प्लेइंग टू विन है ये किसकी आत्मकथा है? ये भी बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, आप इनकी बताइए ये किसकी आत्मकथा है? तो बेटा ये है साइना नेहवाल की, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल की ये आत्मकथा है। नो होल्डिंग बैंक, ये किसकी आत्मकथा है बताइए? नो होल्डिंग बैंक, ये है माइकल होल्डिंग की, ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, माइकल
होडिंग, ठीक है, माइकल होडिंग की है ये। अच्छा, आपको बताना है इम्परफेक्ट, ये किसकी पुस्तक है? इम्परफेक्ट, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। बताइए ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है बेटा अजय, क्या नाम है? अजय माजलेकर की पुस्तक है, ये भी ध्यान रखना। अजय माजलेकर की पुस्तक है इम्परफेक्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक नहीं है? यूनेस्को का धरोहर स्थल इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है, ये बताना है। खजुराहो स्मारक ये मध्य प्रदेश में है, और इनको कब जोड़ा गया था बेटा? 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, और ये एमपी में है, ध्यान रखना। हम्पी स्मारक स्थल, इसको भी 1986 में ही विश्व धरोहर घोषित किया गया था, पर ये एमपी में नहीं है, ये है बेटा कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ध्यान रखिएगा। यही पूछा है हमसे, एमपी में कौन सा नहीं है, तो हम्पी स्मारक स्थल एमपी में नहीं है। बाकी रांची के बौद्ध स्मारक ये भी एमपी में है। भीमबेटका ये भी एमपी में। भीमबेटका को कब जोड़ा गया था? ये तो सबसे बाद में यही जोड़ा गया था, सन 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। और सांची का स्मारक बौद्ध स्तूप जो पूछा जाता है, इसका कई बार पूछा जाता है, ये जोड़ा गया था बेटा सन 1979 में, ठीक है, 90 हाँ 1989 में, ठीक है, 1989 में इसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? बताना है कौन सी घटना है जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि जिसको हम कहते हैं, इसके कारण होता है। जहाँ ये प्लेट टेक्टोनिक यानी कि टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो प्लेटें मिलती हैं पृथ्वी में कई प्लेटें हैं बेटा, और होता क्या है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ये सारी प्लेटें एक दूसरे मूवमेंट कर रही हैं। कुछ प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ आती हैं और टकराती हैं तो उससे एक घर्षण होता है, और उस घटना के कारण यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ है, या चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप क्या आता है, या कौन सी घटना होती है। तो आपको बताना चाहते हैं हम कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण ही हुई है। जब यूरेशियन प्लेट से, जो हमारी भारतीय प्लेट है, ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, जब ये दोनों प्लेटें टकराई कुछ इस तरीके से, जब टकरा के ऊपर उठी, इस तरीके से एक माउंटेन का निर्माण हुआ जो कि हिमालय पर्वत है। और ये निर्माण अभी रुका नहीं है, ये निर्माण लगातार जारी है। हिमालय की ऊंचाई हर वर्ष थोड़ी बहुत 4 सेंटीमीटर, कहते हैं कि हर वर्ष 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हिमालय की आज भी बढ़ रही है। जब इतनी बड़ी प्लेटों से इतनी बड़ी ज़मीन हिलती है तो बेटा मूवमेंट करती है, तो आता है भूकंप। क्या आता है वहाँ पे? भूकंप आता है। तो आपको बताने प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण कौन सी घटना होती है? भूकंप होता है, ठीक है, भूकंप आता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो जो राष्ट्रपति थे भारत के, उनमें से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित कौन है बेटा? बीवी गिरी है, नीलम संजीव रेड्डी है, या फिर आर.के. नारायण है, जाकिर हुसैन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा बीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित हैं, इनमें से ध्यान रखिएगा। और ये चौथे राष्ट्रपति थे भारत के, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताना है जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ये किससे अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो देखिए ध्यान रखना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ये इन दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। कितना है? 9 डिग्री चैनल है बेटा, ध्यान रखना चैनल। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों के बीच है 10 डिग्री चैनल, जो कि हमसे पूछा गया है। अच्छा, एक बात और हम बता दें, जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, लेकिन लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। बाकी मिनिकॉय द्वीप या फिर यहाँ पे कह सकते हैं लक्षद्वीप, है ना,
लक्षद्वीप या फिर कह सकते हैं भारत। मतलब हम समझाते हैं आपको, अगर पूछे भारत और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, भारत और लक्षद्वीप या मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, या कहे मिनिकॉय द्वीप या मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, एक ही बात है। जैसे भारत का हिस्सा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का हिस्सा कौन है, मिनिकॉय द्वीप। तो इनके बीच में पड़ता है बेटा 8 डिग्री चैनल, इसको भी ध्यान रखना, 8 डिग्री चैनल ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, शिप्किला, नीति और मुलिंग। तो देखिए नीति भी है, मुलिंग भी है, लेकिन शिप्किला ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ है बेटा, ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है, बड़ा लाचाला दर्रा भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, इमारतों को आकाशीय बिजली से हानि के प्रभाव से बचाने के लिए इसमें कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे अगर ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये अगर ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बताना है आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक रॉड होती है लोहे की एक रॉड लगाई जाती है, जो कि बिल्डिंग के बीचों बीच पिलर से होते हुए जमीन में काफ़ी अंदर तक लगी होती है, और नीचे इसमें तांबे का वो लगाता है, होता है पट्टी, तांबे की पट्टी लगी होती है, तांबे की पट्टी लगी होती है। जब आकाशीय बिजली इस बिल्डिंग पर गिरती है तो ये जो लोहे की छड़ है ये बिजली को ले जाके जमीन में अंदर छोड़ देती है। इस वजह से इस बिल्डिंग पर कोई आकाशीय बिजली का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी यंत्र को क्या कहते हैं, लाइटिंग कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं, लाइटिंग कंडक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तड़ित चालक। क्या कहते हैं, तड़ित चालक, इसको भी ध्यान रखना हिंदी में नाम। ठीक है, सीस्मोग्राफ से आप जानते ही हैं भूकंप की तीव्रता नापते हैं, है ना। बैरोमीटर से नापते हैं वायुदाब नापा जाता है इससे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, इससे भूकंप नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नासा द्वारा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। नासा द्वारा जो अंतरिक्ष शटल में ईंधन का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है बेटा, तरल नाइट्रोजन, तरल ब्रोमीन, तरल ऑक्सीजन या तरल हाइड्रोजन। तो नासा इस्तेमाल करता है तरल हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल करता है। बाकी तरल ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप इसको बताएंगे। तरल ऑक्सीजन का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है, समझ रहे हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, जो रॉकेट होते हैं, रॉकेटों में इसका प्रयोग किया जाता है, मिसाइलों में प्रयोग किया जाता है, मिसाइलों में प्रयोग किया जाता है तरल ऑक्सीजन का। तरल नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए, तरल नाइट्रोजन, इसका प्रयोग किया जाता है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के बताना है कि किस जिले से निकलती है, जो पश्चिमी ढाल की नदी है, मतलब गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है आपको ये बताना है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कहाँ से निकलती है, सतारा से, औरंगाबाद से, जलगांव से या नासिक से। तो जो गोदावरी नदी है बेटा ये निकलती है नासिक से, नासिक से। और कौन से पर्वत से निकलती है ये भी पूछा जाता है, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। गोदावरी, अच्छा गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आप देखना, थोड़ा मैप से समझते हैं इसको। जैसे ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र के यहाँ से निकलती है ये गोदावरी नदी, और यहाँ से निकलती है बेटा कृष्णा नदी। और जो दोनों बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ पर गिरते हैं, यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलके एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, ऐसे इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इस डेल्टा को क्या कहते हैं बेटा, केजी डेल्टा, केजी यहाँ पे लिख देते हैं। इस डेल्टा को कहते हैं केजी डेल्टा, केजी
डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, ये जो केजी डेल्टा है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा है। पहला सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा बड़ा डेल्टा ये केजी डेल्टा है, इसको भी ध्यान रखना। ये कौन सी नदी है, ये नदी है बेटा तुम्हारा आपकी गोदावरी, और ये नदी है कृष्णा, इसलिए इनसे केजी डेल्टा, यानी कि के मतलब कृष्णा, जी मतलब गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी कहा जाता है इसको, ये भी ध्यान रखना है। शैतान को गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स है ये, शैतान का गोल्फ कोर्स बताना है आपको। शैतान के गोल्फ कोर्स के नाम से कौन जाना जाता है, या जो प्रसिद्ध मृत घाटी, जिसको मृत घाटी भी कहते हैं, डेथ वैली, ये कहाँ स्थित है ये बताना है। यूएसए में, चिली में, साइबेरिया में या अफगानिस्तान में। तो ये जो मृत घाटी है बेटा ये यूएसए में स्थित है, और यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में, ध्यान रखना कैलिफोर्निया प्रांत। मृत घाटी क्यों कहते हैं, डेथ वैली इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अधिक तापमान है, उच्च तापमान के कारण इसको मृत घाटी कहते हैं, है ना। बहुत सूखा क्षेत्र है और बहुत हाई टेम्परेचर भी है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है, मद्रास में, कोचीन में, विशाखापट्टनम में या भावनगर में। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है आप सबको पता है, जो भारत में सबसे ज़्यादा इसका जो संभावना है वो गुजरात में है। कहाँ है बेटा, गुजरात में आपको पता होगा, गुजरात में ये सबसे ऊंचा ज्वार भी आता है। गुजरात में भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भी आता है। आपको बताना है कि ये ज्वार किस खाड़ी में आता है, सबसे ऊंचा भारत का, ठीक है। यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा है। ज्वारीय ऊर्जा आपको पता होगा, जो समुद्र की तरंगें होती हैं उनसे जो ऊर्जा बनाई जाती है, जो ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बाकी विश्व की सबसे ऊंची जो ज्वार है वो कहाँ आती है, तो बेटा विश्व की अगर बात करें, यही चीज़ अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कनाडा में भी ये खाड़ी का नाम है फंडी की खाड़ी में ये सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लगभग 15 से 16 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 50 से 55 फीट कह लो जिसको, है ना, इतना ऊंचा आता है, ठीक है। बाकी गुजरात में जो खाड़ी का नाम बताएंगे आप, कौन सा है खाड़ी, गुजरात की जो खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी है, ये खाड़ी का नाम बताएंगे कौन सी है, फंडी नहीं, फंडी तो वहाँ पे है, ओखा में, गुजरात के ओखा में आती है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बर्फ से ढकी झील, घेपन बहुत अच्छी प्रसिद्ध झील है, ये बहुत प्रसिद्ध झील है। घेपन झील बताना है कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। ये बर्फ़ से ढकी रहती है और ये बहुत प्रसिद्ध झील है हिमाचल प्रदेश में, घेपन झील। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये कहाँ है बेटा, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा है ये भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है और हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं। ये किसका कथन है, आपको ये बताना है, ये किसका कथन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर अंबेडकर या फिर रतन टाटा का। तो आपको बता दें ये कथन बेटा रतन टाटा का है, रतन टाटा ने ये कथन कहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है, मतलब ये कथन किसका है ये बताना है आपको। धर्म लोगों की अफीम है, ये प्रसिद्ध युक्ति किसकी है बेटा, ये प्रसिद्ध युक्ति है बेटा कार्ल मार्क्स की ये युक्ति है कि धर्म लोगों की अफीम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये थे हमारे प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ, और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। जय हिंद।